ठीक है, चलो ठीक है, अगर किसी को क्लियरली ना विजिबल हो तो मुझे बता देना। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज ही वो फूड है जिसको कि हमारी सेल लेती है ना, और ग्लूकोज ही वो फूड है जिसकी बर्निंग होती है। लेकिन ग्लूकोज एज सच हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, और ग्लूकोज के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जो चैनल है वो परमिएबल नहीं है, वो ग्लूकोज को अलाउ नहीं करते। इसलिए ग्लूकोज एज सच क्रेब साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, इसकी बर्निंग नहीं हो सकती। तो ग्लूकोज को अपने किसी फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, है ना। तो वो पूरे चेंजिंग की जो प्रोसेस है, तो ये पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस का जो पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, ये पूरा का पूरा कहाँ पे होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये पूरी की पूरी साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन। फिर ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट जो होता है, तो ये 3C कंपाउंड है, 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अ 3C कंपाउंड कॉल्ड पायरुवेट और पायरुविक एसिड फॉर्म्ड, है ना। तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर एक 6C कंपाउंड, मतलब एक मॉलिक्यूल जो होता है, यहाँ पे एक 6 कार्बन के कंपाउंड से बना हुआ मॉलिक्यूल दो 3C कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये पायरुवेट आगे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर ग्लूकोज में आप देखेंगे 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट एड ऑन हो गया। ये आया कहाँ से? मतलब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया। तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंशन हुआ, एनर्जी एक्सपेंड हुई, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ एक्सपेंड हो गई, स्पेंड हो गई, सॉरी, एनर्जी स्पेंड हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी स्पेंड होने के साथ में एक फॉस्फेट एड ऑन हो गया, कहाँ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर क्या होगा? एक एंजाइम होता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब ये इसको इसके आइसोमर में कन्वर्ट करेगा और कुछ नहीं। मींस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिर्फ इनका फॉर्म चेंज हुआ, ये दोनों आपस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर है, क्योंकि आइसोमरेज एंजाइम का फंक्शन यही होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से क्या होता है? एक और एटीपी स्पेंड होती है, और इस एटीपी के स्पेंड होने की वजह से एक फॉस्फेट मिलता है। अब फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट, मतलब अब 2 पोजीशन पे फॉस्फेट एड ऑन हो गया। ये रिएक्शन होती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से। अब क्या होता है? फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट जो होता है, ये दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट, इसको हम लोग डीएचएपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट हो जाता है डीएचएपी में। और दूसरा किस में कन्वर्ट होगा? G3P में, है ना। G3P क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। तो एल्डोस एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में डीएचएपी और G3P में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन डीएचएपी जो है ये आगे चेन में एंटर नहीं करता है, इसलिए डीएचएपी फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? G3P में कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिलाकर के फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट के आगे की जो चेन रिएक्शन है, वो सीक्वेंशियल रिएक्शन तभी चलेगी जब G3P का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट डीएचएपी में भी कन्वर्ट होता है और G3P में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डीएचएपी का मॉलिक्यूल है दोबारा फिर से आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से G3P में कन्वर्ट हो जाता है, और ये G3P फिर से साइकिल में आगे चलता है। अब उसके बाद क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से 13 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है? 13 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में। अब बाई फॉस्फोग्लिसरेट क्या होता है? एटीपी से अब आप यहां पर देखेंगे, जब G3P 13 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर NADH का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी जनरेट होती है। ऊपर क्या हो रहा था? एनर्जी स्पेंड हो रही थी, यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी जनरेट हो रही है। फिर क्या होता है? 13 बाई फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। तो 13 बाई फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। अब यहां पर क्या होता है? फिर से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, मतलब ये डिहाइड्रेशन होता है। और फॉस्फो फिर क्या? 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो फॉस्फोपाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरुवेट फिर से कन्वर्ट होता है किसमें? सॉरी, फॉस्फोपाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। यहां पर फिर तो यहां पर भी एटीपी बन रहा है, यहां पर एटीपी बन रहा है, यहां पर एनएडीएच बन रहा है। तो यहां पर क्या होता है? एनर्जी का जनरेशन हो रहा होता है। तो हम इसको टू फेज में स्टडी करते हैं। पहला हो गया प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज जिसमें कि एनर्जी कंज्यूम होती है। दूसरी पे ऑफ फेज जिसको हम कहते हैं कि जिसमें एनर्जी जनरेट होती है। समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एज सच आपको ये याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। यहां पर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो क्या हमने कुछ नोट किया हुआ था क्या?
अब ये मुझे बताओ आप। यस सर, एक पॉइंट नोट किया था। व्हाट वी नोटेड डाउन, वुड यू टेल मी प्लीज? सर वो प्रेपरेटिव फेज में ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू ग्लाइसोल्डिहाइड। ठीक है। तो अच्छा, ये तो मैंने बता दिया था ना, इसको ईएमपी पाथवे इसी को बोलते हैं, है ना, ये सब बता दिया था। ठीक है, राइट। और ठीक है, किसने कैसे डिस्कवर किया था ये भी बता दिया था, किसने कैसे डिस्कवर किया हुआ था, क्योंकि पूछा जाता है। क्लियर है ना सबको, ये लिखा दिया था ना? यस। ओके, फाइन। सो नोट करेंगे, ग्लाइकोलिसिस हैज टू फेजेस। प्रेपरेटरी आप देखते जाइएगा, अगर आपने नोट कर लिया है तो आप मत नोट कीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस हैज टू फेजेस, प्रेपरेटरी एंड पे ऑफ फेजेस, फुल स्टॉप। In preparatory phase, glucose is broken down. In preparatory phase, glucose is broken down into glyceraldehyde 3-phosphate. यहाँ तक broken down into glyceraldehyde 3-phosphate G3P. Full stop. In payoff phase, latter changed into, in payoff phase, G3P changed into pyruvate and produces energy in the form of ATP and NADH. तो यहां से यहां तक ये वाला जो था, ये है प्रेपरेटरी फेज, और ये जो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं, ये है पे ऑफ फेज। इसको पे ऑफ फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले इसने एनर्जी स्पेंड किया और बाद में एनर्जी पे ऑफ किया, वापस कर दिया, जनरेट कर दिया, इसलिए इसको हम पे ऑफ फेज कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो हम लोग इसका प्रॉपर रिएक्शन नोट कर लेते हैं, है ना, क्या रिएक्शन इसमें हुई। तो इन टोटल अगर हमें लिखना हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ग्लूकोज, सो नो डाउट 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यहाँ पे स्टार्टिंग में कंज्यूम हुआ। 2 NAD प्लस। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे NAD NADH में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे NAD NADH में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 NAD यूज हुए होंगे और वो रिड्यूस होकर के NADH में कन्वर्ट हो गए, जिससे एनर्जी जनरेट हुई। तो यहाँ पे कंजम्पशन कितना हुआ? 2 NAD प्लस 2 ADP, है ना। तो यहाँ पर एक ATP, यहाँ पर एक ATP बना, एक यहाँ पे ATP बना, सो 2 ADP कंज्यूम हुए होंगे, तब ATP का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, प्लस और क्या यूज होता है? H3PO4, 2H3PO4, ये फॉस्फेट होता है जिसका यूज होता है। अब यही होता है जो यहाँ पे जब ATP से ADP से ATP बनता है, तो ATP में एक ADP को एक फॉस्फेट दे देता है, जिससे कि ATP का फॉर्मेशन होता है। तो फॉस्फेट देने का काम करता है ना, फॉस्फेट डोनर है। ठीक है, अब फॉर्मेशन किस चीज का होता है? तो पहली बार ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट में। कितने पायरुवेट में? 2 पायरुवेट में। तो 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, NADH हमने लिया था, सॉरी NAD लिया था, तो NADH का फॉर्मेशन हुआ, NADH का फॉर्मेशन हो गया। 2 ATP कंज्यूम हुए, ADP कंज्यूम हुए थे, तो रिएक्शन में तो 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, है ना। और क्या बनेगा? साथ में 2 हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन। 1 NADH इज इक्वल टू कितने ATP होता है? बताया था मैंने लास्ट क्लास में, जल्दी बताइए।
1 NADH is equal to how many ATP? 3 ATP. वेरी गुड, 3 ATP, वेरी गुड, 3 ATP का फॉर्मेशन होता है ना। तो टोटल कितने ATP बने? अरे यही तो नीट का क्वेश्चन है भाई। अरे बाबा, 2 NADA बना और 2 ATP, 2 NAD इज इक्वल टू कितने ATP? अरे भाई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार। एक बात बताओ, 2 NADH बना है ना, नेट बैलेंस शीट बनाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किस किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ और 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। 2 NADH इज इक्वल टू कितने ATP? 6 ATP. 6 ATP होता है ना, और 2 ATP, तो कितने बने टोटल? 8 ATP. बताओ इसमें क्या, कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? चलो नोट करो। समझ नहीं आ रहा क्या? सबको पक्का समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, सब लोग बताओ। आयुषी, Yes. आ रहा है समझ में? Yes, sir. अर्पित, अर्पित या कोई और है? यस सर, आ रहा है। अच्छा, आ रहा है, ठीक है। लीजा समझ में आ रहा है? रोशनी, सूरत, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. पक्का? तो फिर बताओ, तुम लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा यार, रिप्लाई तो करो फिर। तो बहुत सिंपल सी चीज, और ये मतलब ये क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन नीट पे पूछे आते हैं, है ना। नोट करो चलो। इन ग्लाइकोलिसिस, इन ग्लाइकोलिसिस, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना। इन ग्लाइकोलिसिस 2 ATP are consumed during phosphorylation. 2 ATP are consumed, एक इसकी बात की जा रही, एक इसकी बात की जा रही। 2 ATP are consumed during phosphorylation when glucose changes into fructose 1,6 biphosphate. When glucose changes into fructose 1,6 biphosphate, तो 2 ATP का यहाँ पे क्या हुआ? कंज्यूमन हुआ। कहां पे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? जब ATP ADP में ब्रेक हो तो उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in return 4 molecule of ATP are produced. In return 4 molecule of ATP are produced during conversion of 4 molecule of ATP are produced during conversion of 1,3 biphosphoglycerate, 1,3 biphosphoglycerate and 1,3 biphosphoglycerate to pyruvate, to pyruvate. Next point, 2 molecule of NADH, 2 molecule of NADH2, 2 molecule of NADH2 are formed by oxidation of
by oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3 biphosphoglycerate. ठीक है, तो देखो यहां पर 2 ATP कंज्यूम हो गए, -2 हो गया, यहां पर 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ, तो -2 और +2 इक्वल टू 0 हो गया, यहां पे 2 NADH बना, तो टोटल बैलेंस शीट कैसे बनेगी? -2 ATP कहां पे कंज्यूम हुए? ग्लूकोज से 1,6 बाइफॉस्फो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनने में, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनने में 2 NADH बने, तो 2 NADH इज इक्वल टू 6 ATP। फिर क्या हुआ? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट को पाइरुवेट बनने में 4 ATP का और फॉर्मेशन हुआ, 4 ATP का और फॉर्मेशन हुआ, तो टोटल, ठीक है, प्लस में ये है, ये प्लस में है और ये माइनस में है ना, तो 10 - 2 इज इक्वल टू, बैलेंस शीट पे आप लिख दीजिए, प्लस 8 ATP का नेट गेन होता है, ये इसकी बैलेंस शीट होती है, ग्लाइकोलिसिस बैलेंस शीट है। समझ आ गया क्या? यस सर। अगर आपको ये समझ में आ गया, जितना मैंने बोर्ड में समझाया, अगर आपको इतना समझ में आ गया, बिलीव ऑन मी, आपका नीट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस यही चीजें घुमा घुमा करके पूछते हैं, और जब ये चीजें घुमा के पूछी आती है ना, तो आपको कंफ्यूजन होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी है क्या कि आपको ये 10 स्टेप्स याद रखने। किसी को कोई डाउट हो पूछिए, फ्रैंकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछिए। नो सर, नो डाउट। बहुत बढ़िया, तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और सब नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब आ जाते हैं क्रेब साइकिल, या उसको हम TCA साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो मैं डायग्राम रिमूव कर रहा हूं, अब हम लोग क्रेब साइकिल डिस्कस करेंगे, है ना। तो नोट कीजिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल, ठीक है। आपको आपके एनसीईआरटी में ग्लाइकोलिसिस के बाद डायरेक्ट दे दिया गया फर्मेंटेशन, मैं फर्मेंटेशन पढ़ाऊंगा इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। अब ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के बाद ये क्या करेगा? अब क्रेब साइकिल को चलाने का काम करेगा, क्रेब साइकिल को ऑपरेट करने का। गिव मी 1 सेकंड। तो मैंने बताया प्लांट, ठीक, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रेब साइकिल। चलो मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ, ये आपको और इजी समझा देगा, चीजों को कोरिलेट कर देगा डायग्राम। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हुआ, हमने फूड खाया, मान लो हमने रोटी खाई, राइस खाया, तो वो तो पूरा था कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो वो सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, तो मेनली स्टार्च टूटा किसमें? हमने डाइजेशन हमारे स्टमक पे हुआ, स्टार्च ब्रेक हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके सेल को दे दिया, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज चला गया। ये ह्यूमंस की बात करें चाहे प्लांट की, दोनों में सेम चीज, सिमिलरली ये रिएक्शन सिमिलरली होती है हमें और प्लांट में, बिल्कुल सिमिलरली। अब क्या हुआ, हमारे या प्लांट के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज चेंज हुआ पाइरुवेट, ग्लूकोज जब पाइरुवेट पे चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलिसिस कहा, और इस पूरे प्रोसेस में जो हमको नेट एनर्जी का गेन हुआ, वो हमें 8 ATP का नेट 8 ATP का यहाँ पे गेन होता है ना। तो टोटल 8 ATP यहाँ पे अचीव हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद अब पाइरुवेट यहाँ पर एंटर करता है, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल के अंदर,
अब इनर वॉल के अंदर आउटर वॉल के चैनल को क्रॉस किया, इनर वॉल के चैनल को क्रॉस किया। अब माइटोकॉन्ड्रिया चाहता है कि अब ये पाइरुवेट चाहता है कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल में या रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर जाए, लेकिन अभी भी इसके पास, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो चला गया है, लेकिन ये टीसीए साइकिल में, या जिसको हम लोग क्रेब साइकिल कहते हैं, क्रेब साइकिल में एंटर नहीं कर सकता। अब ये पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। पाइरुवेट जब एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है तो क्रेब साइकिल के अंदर या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर ये चलने लगता है। और इस पूरी प्रोसेस में जब ये साइकिल चलती है तो इस साइकिल के चलने से ग्लूकोज, मतलब जिसे हम पाइरुवेट कहते हैं, वो बर्न होता है, और बर्न होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इस तरह से इस पूरी साइकिल में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो हमने पहला वाला स्टेप पढ़ लिया, अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड स्टेप, ठीक है ना? राइट? यस। तो अब हम लोग आते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो मैं आपको क्रेब साइकिल दिखाता हूँ। क्रेब साइकिल, हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखो यहां पर क्या है, क्रेब साइकिल है ना। तो अब देखो क्रेब साइकिल में कैसे होता है कि अब यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया ग्लूकोज एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। तो हमें भी पता है कि पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट में, पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये कन्वर्ट होता है किसमें? सिट्रेट में कन्वर्ट, है ना। सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट होता है किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, है ना। तो जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होते समय NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पर एनर्जी का जनरेशन होता है। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें? सक्सिनिल कोएंजाइम में। फिर से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। तो यही वो रेस्पिरेटरी पाथवे है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटरेट में, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, मतलब एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल गया। अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया और NAD से NADH निकल रहा है। तो जितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है उतनी बार एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, यहाँ पर GDP से GTP का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ से जो कोएंजाइम ए फैक्टर है, यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम ए, यहाँ पे जो कोएंजाइम ए फैक्टर है वो रिलीज हो जाता है और GDP से GTP का फॉर्मेशन होता है। GDP से GTP फॉर्मेशन होता है, मतलब ये एनर्जी इक्विवेलेंट होती है ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी होती है। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, एक FAD से FADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कोई बताएगा मुझे 1 FADH2 इज इक्वल टू हाउ मेनी ATP? बोलो बोलो जल्दी बताओ, ये बात हम लोग कर चुके हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखो 1 NADH is equal to 3 ATP and 1 FADH2 is equal to 2 ATP। याद रखिएगा 1 FADH2 is equal to 2 ATP। तो सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, फिर से फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, अब फिर से जब मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सलो एसीटेट में तो NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, फिर वही ऑक्सलो एसीटेट एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से रिएक्शन चलती रहती है। तो इसको हम लोग क्रेब साइकिल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राइसिट्रेट का जब फॉर्मेशन होता है तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? और Yes. पहला प्रोडक्ट क्या है? सिट्रेट, मतलब सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। बोलिए भाई, साइकिल समझ में आ गया? Yes, sir. देखो मैं इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूं जो कि आपको नोट करनी होगी, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो यहाँ पर देखो सिट्रेट जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, और ठीक है 6 अच्छा एसिटिल को एंजाइम है, ठीक, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद क्या है, सिस्टिक आइसोसिट्रेट, तो आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है ना, आइसोसिट्रेट इज 6 कार्बन कंपाउंड। आफ्टर दैट आया अल्फा कीटोग्लूटरेट, तो यहाँ पर अल्फा कीटो की देखो एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल गया, तो कितने बचेंगे, ये 5C कंपाउंड हो गया, 5 कार्बन हो गया, उसका एक कार्बन और निकल गया, तो सक्सिनल को एंजाइम ए कितना बचा, 4C कंपाउंड हो गया, है ना। फिर सक्सिनेट क्या होगा, सक्सिनेट अपने आप में 4C ही होगा क्योंकि कार्बन हमने निकाला। फ्यूमरेट क्या होगा, फ्यूमरेट भी 4C कंपाउंड होगा। मैलेट क्या होगा, मैलेट भी 4C कंपाउंड होगा। ऑक्सिलो एसीटेट हमें तो पता ही है 4C कंपाउंड है ना। और फिर से यहाँ पर क्या होगा, 2 कार्बन ये ग्लूकोज से लेगा और फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एक मिनट रुकना। तो ये आपका जो पायरुवेट से जब कन्वर्ट होता है, एक चीज इसमें मिसिंग है, एसिटिल कोएंजाइम है। एसिटिल कोएंजाइम ए जो हमारा है ये 2C कंपाउंड होता है। चलो मैं यहाँ पे कुछ चीज ऐड कर देता हूँ, कुछ चीज मिसिंग है। तो ग्लूकोज हमने पढ़ा था किस पे कन्वर्ट होगा, क्या जी किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, अरे एक ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक भूसा मारेंगे, कौन बोल रहा था, जल्दी बताओ अदिति, जल्दी बोलो। तो ग्लूकोज एसिटिल, अरे अभी तो बताया था, जब ग्लूकोज तो देखो एंटर कर नहीं सकता है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था, पायरुवेट। पायरुवेट में कन्वर्ट होता ना, ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो एक ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, 2 पायरुवेट में। पायरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड। वेरी गुड, 3 कार्बन कंपाउंड था। तो देखो यहाँ पे पायरुवेट था 3C कंपाउंड, ये 6C कंपाउंड था। अब यहां पर क्या हुआ कि जब पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, तो पायरुवेट जब एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब बताओ, तो यहां पर क्या हुआ, पायरुवेट 3C कंपाउंड था, है ना। अब जब 3C कंपाउंड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया, तो कितने कंपाउंड, कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन कंपाउंड, है ना। और यहां पर ऑक्सिलो एसीटेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। तो 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सिलो एसीटेट एसिटिल कोएंजाइम इसे मर्ज करेगा, कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड। राइट। अब समझ आया, यस। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कहां का निकल रहे हैं, डिकार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा है, एक यहां पर हो रहा है जो इसमें नहीं दिया होता, एक यहां पे हो रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, एक यहां पर हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन, एक यहां पर, है ना। दूसरा कहां पर हो रहा है, दूसरा यहां पर हो रहा है, और तीसरा कहां पर हो रहा है, तीसरा यहां पर, ठीक है। यस। अब बताओ सबको क्लियर है, अर्पित, आयुषी समझ आ रहा है, अर्पित, लीजा, यस सर। रोशनी, सूरत, सबको समझ आया, यस सर। ग्रेट, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई जितना मैंने समझाया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो मैं लिखवा रहा हूँ 2-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। ये साइकिल लेकिन आपको दोनों याद करनी पड़ेगी। बेस्ट वे क्या है, आप ये साइकिल जो मैंने आपको बताई है, जो एनसीईआरटी में नहीं वो नहीं, जो मैंने आपको समझाया है उस साइकिल को आप एज इट इज जो हमने लिखा हुआ है जितना सारा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक ब्लैंक शीट में, व्हाइट पेपर में A4 शीट में आप उसको ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके जहां पर भी आपका टेबल चेयर है पढ़ते हैं वहां पे चिपका लीजिए, ठीक है ना। और अगर आप में से कोई बेड में लेट के पढ़ता है तो छत में चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, वैसे बेड में लेट के पढ़ाई नहीं होती है, राइट। चलो नोट करो, चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए, क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, क्रेब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। The cycle was discovered by Hans Krab. The cycle was discovered by Hans Krab. इन भाई साहब का नाम हैंस क्रेब था, हैंस क्रेब, in 1937, and he got
ये पूछा जा चुका है। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर द सेम एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर द सेम in 1954. In 1954. फुल स्टॉप। किसी और को किसी एक बहुत ग्रेट डिस्कवरी के लिए 1953 में भी नोबेल प्राइज दिया गया। 2 लोग थे। कौन थे? कौन थे रिद्धि? 1953 में 2 लोग थे जिनको एक बहुत बड़ी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। एक का नाम क्रिक था, दूसरे का नाम कम ऑन। वो क्रिक मतलब लॉक एंड की मॉडल वाले। वॉटसन एंड क्रिक भाई, वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए जेडी वॉटसन एंड एफ.एस.सी. क्रिक, इन दोनों को 1953 में नोबेल प्राइज दिया गया था। 54 में इनको मिला। ठीक है, ऐसे याद रखा जाता है, राइट। तो 54 उन्होंने 1951 में मॉडल डिस्कवर किया कि डीएनए इज डबल हेलिकल एंटी पैरेलल एंड 3D स्ट्रक्चर, और उसके बाद इसी बात के लिए वॉटसन और क्रिक को 1953 में नोबेल प्राइज दिया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि हैंस क्रेब को नोबेल प्राइज कब दिया गया। ठीक है, हैंस क्रेब को नोबेल प्राइज 1954 में दिया गया और क्रेब साइकिल डिस्कवर करने के लिए दिया गया। ठीक है, ओके। The cycle occurs inside the matrix of mitochondria. Cycle occurs inside the matrix of mitochondria. Full stop. The cycle is also known as citric acid cycle, CAC. Cycle is also known as citric acid cycle or TCA, tricarboxylic acid cycle, or TCA, tricarboxylic acid cycle, as the initial product is tricarboxylic acid, as the initial product is tricarboxylic acid. ठीक है, अब और इसमें क्या नोट कर लीजिए, साइकिल मैंने आपको बता ही दिया। अब इसकी हम लोग वैसे इसकी भी फिर से रिएक्शन हम लोग नोट करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबने? यस सर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कहाँ का एनर्जी जनरेशन होता है वो बात इसमें लेते हैं। अब देखो इस साइकिल में यहाँ तो लिखा हुआ है, तो इस साइकिल में पहले क्या होता है, स्पेस नहीं है, हाँ ठीक, तो जरा मैं इसको और छोटा कर दूं, फिर हम लोग यहीं पे नोट करेंगे और यहीं पे समझेंगे। ठीक, अब देखो तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या है कि सबसे पहले हमने पढ़ा पायरुविक एसिड या ग्लूकोज, सीधे पढ़ा ग्लूकोज, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब 2 पायरुवेट एसिड मॉलिक्यूल, 4 एडीपी कंज्यूम होते हैं, 4 एडीपी कंजम्पशन होता है ना, 4 एडीपी प्लस, अब एडीपी से एटीपी कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फेट भी चाहिए, तो 4 मॉलिक्यूल ही लगेंगे किसके, H3PO4 के,
फॉस्फेट के प्लस 10 NAD का फॉर्मेशन होता है, NAD सॉरी 10 NAD का कंजम्पशन होता है, NAD प्लस का कंजम्पशन होता है, तभी NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होता है, प्लस 2 FAD का कंजम्पशन होता है। रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन हो गई। इस पूरी रिएक्शन में अब फॉर्मेशन किस किस चीज का होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। अब फॉर्मेशन होता है, पहले बात डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, 4 ADP से 4 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो 4 ATP मॉलिक्यूल यहाँ जनरेट होते हैं। अब फिर यहाँ पर 10 NAD प्लस 10 NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो NADH2 में कन्वर्ट होते हैं इनफैक्ट, यहाँ पर 10 NADH में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई, प्लस 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी रिलीज हुए, प्लस 2 FADH2 का फॉर्मेशन। अब देखो टोटल एनर्जी, तो मैंने आपको बताया था कि GTP चाहे ATP दोनों एक ही बात होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ADP लिखा है ना। तो 4 ADP का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 4 ADP का 4 ATP का फॉर्मेशन, नॉट ADP। तो यहाँ पर 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ, प्लस और क्या फॉर्म हो रहा है, साथ में यहाँ पे 10 NADH का फॉर्मेशन हुआ। तो 10 NADH इज इक्वल टू कितने ATP, 30 ATP। राइट, 30 ATP का फॉर्मेशन हुआ, है ना। अब देखो दूसरा क्या है, साथ में 2 FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, तो 2 FADH2 इज इक्वल टू 4 ATP। 4 ATP का फॉर्मेशन। कितने ATP टोटल बने, 38 ATP। 30 ATP। ये बैलेंस शीट नोट करो इसको। Yes sir। नोट कर लिया, Yes। ओके ग्रेट। तो ये हो गया हमारा वेब साइकिल 1 मोड। तो मुझे जरा देखना तो कुछ और, अगर आपके लाइक है यहाँ पे और कुछ नोट करना चाहिए तो मैं आपको नहीं, ये बैलेंस शीट याद रखो। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? No sir, no doubt। नो डाउट। एनर्जी बैलेंस बताइए, कहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। तो हमने अभी पहले वाले डायग्राम में क्या पढ़ा, हम लोगों ने पहले वाले डायग्राम में पढ़ा, मैं फिर से एक बार डायग्राम दिखाता हूँ आपको। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम देखा और उस डायग्राम में पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस हुई, हमें 8 ATP मिले, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल चला, हमें यहाँ पे 38 ATP और मिल गए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तो एक्चुअली सिट्रिक एसिड साइकिल फॉर्मेशन में तो NADH का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये टोटल ये जो पूरे के पूरे 38 ATP बने, ये बनते कैसे हैं? तो यहाँ पे 2 ATP तो डायरेक्टली बन जाते हैं, बाकी के ATP जो बनते हैं 36 जो बाकी के बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने की वजह से बनते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती कैसे और किस तरह से ATP का फॉर्मेशन होता है, ये बात देखते हैं। ये बात एक बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कीमोस्मोटिक थ्योरी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है। सेम वैसे ही ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता है, ठीक है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाने की वजह से। तो मैं आपको वो डायग्राम देता हूँ, फिर मैं आपको इधर है, where is that? ओके देखो, अब क्या होता है कि समझिए बात, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना, अब क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि बाहर से क्या आया, बाहर से आया क्या चीज, पहले चलो इसको थोड़ा सा हटाया जाए, मैं थोड़ा वीडियो ऑफ कर दूं क्योंकि ये स्पेस ले रहा है। हाँ। तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया। ये वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ, सेल के प्रोटोप्लाज्म है ना। फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ इसमें, दो पाइरुवेट में कन्वर्ट, पाइरुवेट आराम से एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल को एंजाइम ए में, है ना, जो कि क्रेब साइकिल में एंटर करता है। क्रेब साइकिल चलने की वजह से अब क्या होता है कि जब क्रेब साइकिल चलता है ना, तो एडीपी से अब क्या होता है, तो एनएडीएच से, है ना, एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ, एनएडीएच से एनएडी प्लस और एच का फॉर्मेशन। जब ये होता है, जब एनएडीएच ब्रेक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन आयन, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, जहां पर ये दो चीजें इकट्ठा हो रही हैं। क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, है ना, यहाँ पर एक स्पेस है, और इनर मेम्ब्रेन में क्या है, एटीपी सिंथेज है, सेम वैसे ही जैसे क्लोरोप्लास्ट में था। और क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 है। अब आप सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ चला गया, कोई बता सकता है कॉम्प्लेक्स 2 किधर गया? ये देखो कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे है। कॉम्प्लेक्स 2 ये क्या है, ये पूरे ये समझना मेरी बात को, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे क्यों नहीं है? कॉम्प्लेक्स 2 एक्चुअली क्या है कि पूरे के पूरे जो ये मेम्ब्रेन है, इसको ट्रेवर्स नहीं करता है ना, मतलब कि ये खुद में हाइड्रोजन आयन को पंप नहीं कर सकता। अब देखो, तो NADH से NAD में ये ब्रेक हुआ, जब NADH से NAD में ब्रेक होगा तो मैंने आपसे कहा कि 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है, जब ये ब्रेक होता है तो जैसे NADH से NAD प्लस में ब्रेक हुआ, तो ये हाइड्रोजन आयन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ये मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस उसमें पंप इन कर देता है। उसके बाद क्या होता है, दो हाइड्रोजन आयन, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में गया, कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 में गया, इसने फिर से दो हाइड्रोजन आयन पंप कर दिए। इसके बाद फिर जब 4th में गया तो इसने फिर दो हाइड्रोजन आयन पंप कर दिए। तो यहाँ पर टोटल क्या हुआ, एक बार NADH जब ब्रेक हुआ तो इसने टोटल 6 हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ पंप कर दिए। ये हाइड्रोजन आयन पंप करने के बाद ये क्या हुआ, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन फाइनली आया, उसमें 2 हाइड्रोजन आयन प्लस हाफ O2 मिलकर के ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है H2O को। तो H2O क्या करता है, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और 2H पॉजिटिव प्लस O2 मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है वो ऐसे ही बनता है। इसी तरह से अब हम लोग नीचे देखते हैं। अब नीचे की तरफ क्या हुआ, FAD टूटेगा, तो ATP तो डायरेक्ट एनर्जी मॉलिक्यूल है, टूट रहा किसको, NADH को। तो पहले NADH ब्रेक हुआ, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसमें पीएच वैल्यू लो हो गई। क्यों हो गई भाई, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया और हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्रिएट। ऐसे ही अब फिर से क्या हुआ, जो क्रेब साइकिल में NADH बना था वो पूरा का पूरा NADH ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर ये जो 10 NADH के मॉलिक्यूल बने हुए थे क्रेब साइकिल में, ब्रेक हुए, है ना। अब उसके बाद FADH2 की बारी आती है। अब FADH2 जब ब्रेक होता है तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन आयन को इनर मेम्ब्रेन में पंप इन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्लीट मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स नहीं करता है। तो ये क्या करता है, सेकंड वाला थर्ड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। जब थर्ड में इलेक्ट्रॉन जाता है तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चले जाते हैं, कहां पे, मेम्ब्रेन के स्पेस में, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। उसके बाद फिर क्या हुआ, फोर्थ वाला भी दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पंप इन कर देता है और यहाँ पर फिर से H2O का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से NADH और FADH2 के ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब हमें भी पता है जैसे क्लोरोप्लास्ट में था, उसी तरह से यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोजन आयन के लिए परमेबल नहीं है। हाइड्रोजन आयन के लीक होने का सिर्फ एक ही सोर्स है जहां से लीक हो सकता है, वो है ये ATP सिंथेज एंजाइम। अब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जब ATP सिंथेज एंजाइम से लीक आउट होते हैं तो ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक NADH मॉलिक्यूल ब्रेक होने से 3 ATP की इक्विवेलेंट एनर्जी निकलती है और एक FADH2 मॉलिक्यूल ब्रेक होने से 2 ATP के बराबर एनर्जी निकलती है। इस कंप्लीट साइकिल को, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, या इसी को हम ETC के नाम से जानते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट?
ये बेस्ट डायग्राम है, किसी को कहीं No, पे भी sir, डाउट? no doubt. सब लोग को समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, और यहाँ पर आपको बस यही आपको याद रखना है। और चलो मैं इसको हटा लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई। एम्फीबॉलिक पाथवे बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, एरोबिक तो है, एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो अभी बताता हूँ एम्फीबॉलिक पाथ। अब देखो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रेब साइकिल है ये कैटाबॉलिक है कि एनाबॉलिक पाथवे, बताओ कौन बताएगा मुझे? क्रेब साइकिल इज कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे? बोलो बोलो बोलो, हु इज गोइंग टू टेल मी? बताओ भाई। Sir, both catabolic and anabolic. अच्छा, कैसे आदिति, हाउ? Uh, Sir, like यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स बोथ। अब बताओ। like formation भी हो रहा है. देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसके बीच में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो टीसीए साइकिल जब हम लोग पढ़ रहे हैं, चलो मैं बता देता हूँ, आप सर इतना समझ लीजिए कि हमने पढ़ा कि टीसीए साइकिल हमने पढ़ा है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे ये क्या हुआ, ये वाला, अरे हो जा रहा है, हो जा रहा, अच्छा देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सक्सिनल कोएंजाइम, मैलेट, है ना, या ये ऑक्सिलो एसीटेट, ये इनमें से ये सब क्या होते हैं, ये जो इनके इंटरमीडिएटरी कंपाउंड है, ये भी किसी दूसरे पाथवे में किसी दूसरे रॉ मटेरियल को बनाने में यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कुछ चीज प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हो गई, एनाबॉलिक, कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, एनाबॉलिक हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल वो ब्रेक हो रहा है, ये ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, तो कैटाबॉलिक हो गया। तो इस तरह से ये बोथ है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, वो दोनों का ही पाथवे है ना, नोट करेंगे। Krebs cycle, Krebs cycle is called amphibolic pathway. Krebs cycle is called amphibolic pathway. Amphibolic pathway. Because in this cycle both catabolism and anabolism, because in this cycle both catabolism and anabolism reactions takes place.
full stop. Next point, respiratory pathway is mainly a catabolic process. Respiratory pathway is mainly a catabolic process. Which is required to generate energy, in living organism, Full stop. Next point, the pathway. Next point, the pathway produces a number of intermediate compounds. Full stop. The pathway produces number of intermediate compounds. Full stop. Many of them are raw material. For building up. Many of them are raw material for building up primary and secondary metabolite. Full stop. Next point, acetyl coenzyme is also used as acetyl coenzyme A is also used as raw material for synthesis of fatty acid, steroid, etc. ठीक है, ये एक एग्जांपल्स आपने दे दिया कि कौन कौन से जो होते हैं इसको जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे यूज होते हैं दूसरी चीजों के फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म भी हुआ, मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ ग्लूकोज का, और एनाबॉलिज्म भी हुआ क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम एक टाइप के इंटरमीडिएट कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये कंप्लीटली कैटाबॉलिक नहीं है, ये कैटाबॉलिक भी है और एनाबॉलिक भी है, इसलिए हम कुल मिला के इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। क्लियर है भाई? कि आपके स्कूल में एक्चुअली पूछा जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया। फाइनली एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आपको, अच्छा एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखाया था ना स्टार्टिंग में, एक बार चेक करना। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको मैंने जब रेस्पिरेशन स्टार्ट किया तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों बताए थे? यस सर। बताया था ना? राइट, तो क्या रह रहा है, एक चीज और रह रही है।
एक सेकंड दीजिए, मुझे जरा चेक करने दीजिए। मैं आपको 2 चीज़ें अभी और बताऊँगा। हालाँकि रेस्पिरेशन हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे मेनली हम ह्यूमन रेस्पिरेशन पे फोकस होंगे। गिव मी जस्ट 1 सेकंड। मैं आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी एक पाथवे बता देना चाहता हूँ इसी के साथ में, तो ये आपके काम आएगा एक्चुअली। डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलो देखो, देखो अब क्या होता है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमने पढ़ा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे आपके अंदर और प्लांट में क्या डिफरेंस है ना? तो बता सकता है क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर भी होता है और प्लांट के अंदर डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना बता दो। अरे एनी वन ऑफ यू? अदिति, सूरज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन? बहुत बेसिक बट बड़ी बेसिक सी बात मैं पूछ रहा हूँ, आपके सामने ही देखो। प्रोडक्ट्स का डिफरेंस हाँ, क्या डिफरेंस होता है? नहीं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, हाँ, क्या बनता है? हमारे में तो CO2, एथेनॉल हमारे में नहीं होता, ह्यूमन हमारे में। अंदर एथेनॉल बनेगा तो हमें नशा आ जाएगा, समझ यस। रहे हो ना? समझे? अगर मतलब हमारे आप के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल बन रहा होता, तो क्या होता कि हमको आपको हम आप जब दौड़ रहे होते ना, तो हमको आपको नशा आ जाता, है ना? नशे में हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि अल्कोहल बनने लगता ब्लड में, और वो मतलब ह्यूमन्स को नशा आ जाता, दौड़ना बैंड हो जाता भाई।
और तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बनता है और प्लांट्स पे क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। देखो ग्लूकोज ब्रेक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, अगेन G3P कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में या फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट ना होने की वजह से अब इसका पार्शियल रेस्पिरेशन होता है, कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं होता है, एनर्जी जनरेशन बहुत कम होता है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है या एनिमल्स के अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और प्लांट्स वगैरह में क्या होता है, या बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिर्फ डिफरेंस होता है। और फिर क्या होता है, जब दोबारा से हम आप रेस्ट करते हैं, तो जब नॉर्मल रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में फिर से कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, PP में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फो या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से पायरुविक एसिड क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वाले पाथवे में एंटर कर जाता है। तो हमारे आपके अंदर इस तरह से प्रोसेस होती है। लैक्टिक एसिड जब डिपॉजिट हो जाता है मसल्स में, तो हमें फटीग फील, ठीक है। यही है एनारोबिक पाथ। बोलो भाई, Yes, sir. क्लियर, नोट करो। इन एनिमल्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करेंगे फर्मेंटेशन और एनारोबिक पाथवे। इन एनिमल्स, व्हेन deficiency of oxygen, in animals when deficiency of oxygen takes place, pyruvic acid breaks down into pyruvic acid breaks down into lactic acid. Pyruvic acid breaks down into lactic acid. Full stop. Lactic acid deposits or accumulate between muscles. Lactic acid deposits or accumulate between muscles and causes muscular cramp. Full stop. Next one. When the normal supply of oxygen resumes, lactic acid again convert into pyruvic acid, which again enters into regular Krebs cycle. फुल स्टॉप। अब देखो इसमें आप एक रिएक्शन लिख लो कि ये वाला जो मैंने अभी आपको पॉइंट लिखा है, तो एक रिएक्शन लिखेंगे C6H12O6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, एंजाइम्स की प्रेजेंस में है ना। अब एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा 2C3H6O3, दैट इज लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साथ में क्या होगा 150 किलो जूल एनर्जी पैदा हो जाएगी। कितना फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन कम होता है। नेक्स्ट नोट कीजिए,
नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, इन प्लांट्स फंजाई and bacterial fermentation, in plant fungi and bacterial fermentation, pyruvic acid breaks down into ethanol. Pyruvic acid breaks down into ethanol, and generation of energy takes place. इसमें रिएक्शन लिख लीजिए C6H12O6, फिर यहाँ पे एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या होगा 2CO2 प्लस 2C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर 247 किलो जूल एनर्जी का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन होगा। Yes, sir. One more. What is RQ? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या चीज? तो RQ क्या होता है देख लीजिए, तो हम लोग RQ बोलते हैं और आप इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो RQ इज इक्वल टू क्या होता है किसी भी रेस्पिरेटरी पथ में वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved upon वॉल्यूम ऑफ O2 absorbed, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं RQ। और RQ किसके लिए कितना होता है ये मैं लिख देता हूँ, RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ होता है 1, ठीक है, और लेस देन 1 के इज इक्वल टू 1 होता है, और लेस देन 1 किसके लिए होता है, किसके लिए, तो रेस्पिरेटरी से प्रोटीन के लिए लेस देन 1 होता है, फैट और प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन के लिए लेस देन 1 होता है, मतलब कि फैट और प्रोटीन में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है, और कितना होता है फैट और प्रोटीन के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.7 RQ होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। RQ 0 किसके लिए होता है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं नीट में, और RQ इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, एक तो सकुलेंट प्लांट जानते हो, Cactus. हाँ कैक्टस, वेरी गुड, सकुलेंट प्लांट, कैक्टस वगैरह सकुलेंट प्लांट होते हैं, जितने जीरोफिटिक प्लांट होते हैं सब सकुलेंट प्लांट होते हैं, ठीक है, RQ 0 होता है, और ओके, और RQ मोर देन 1, मोर देन 1 किसके लिए होता है RQ इज मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड के लिए होता है, और ऑर्गेनिक एसिड के लिए RQ मोर देन 1 होता है, ठीक है, ये और याद रखना।
वन लास्ट थिंग नोट कर लिया सबने? Yes, sir. एक आखिरी चीज कि अब देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसमें हमारे लिए जो फूड का फंक्शन करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज होती है जिससे एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट होती है। लेकिन क्या होता है, समटाइम व्हाट हैपेंस दैट व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट प्रेजेंट होते हैं, फिर बारी आती है किसकी? फैट। और जब फैट भी पूरा का पूरा डिजनरेट हो जाता है तब बारी आती है प्रोटीन, है ना, पूरा का पूरा फैट कंज्यूम हो जाता है। तो नॉर्मली अगर आप देखें कि कोई बंदा हंगर स्ट्राइक में जा रहा है तो पहले क्या है, डिपेंड करता है वो कितने दिन सर्वाइव करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना फैट डिपॉजिट है। अगर वो मोटा तगड़ा आदमी है तो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर जाएगा, अगर वो दुबला पतला आदमी है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला, वो हंगर स्ट्राइक में जल्दी फिनिश हो जाएगा, है ना। तो अब देखो क्या होता है कि नॉर्मल हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम, इन जनरल अगर हम लोग एक बात करें, अभी मान लो हम आप पढ़ रहे हैं, आपने से कुछ लोग स्कूल ज्वाइन करके बैठे होंगे, अभी आप खाना नहीं खा पा रहे, तो अभी क्या आपकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, तो अब क्या होगा, पहले बॉडी में फ्रेश माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहती है कि मुझको फ्रेश ग्लूकोज चाहिए, तो पहले पूरा ब्लड का फ्रेश ग्लूकोज कंज्यूम होता है। अब क्या होता है, जब दोबारा से उसको खाना नहीं मिलता है तो वो जो स्टेल फूड रखा हुआ है, पुराना जो ग्लूकोज रखा हुआ है, जो कि लिवर के पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर, तो ग्लाइकोजन से लेता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और उसको कंज्यूम किया, अब लिवर के पास भी ग्लाइकोजन खत्म हो गया। अब बारी आती है फैट। फैट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारी बॉडी में एक सेल्स है एडिपोसाइट सेल्स या एडिपोज टिश्यूज, जहां पर फैट डिपॉजिट, एडिपोज टिश्यू से फैट बाहर निकलने लगता है और उस फैट को धीरे धीरे बर्न करना सेल शुरू कर देता है। और फैट का अब क्या होता है, तो फैटी एसिड जो होते हैं, फैट जो होते हैं वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, डीएचएपी में कन्वर्ट होते हैं। डीएचएपी किस पे कन्वर्ट हो जाता है? जी3पी में, और हमको पता है कि जी3पी ही वो चीज है जो फिर किसमें साइकिल में, क्रेब साइकिल में एंटर कर, सीधे क्रेब साइकिल में एंटर कर गई और क्रेब साइकिल से। इस तरह से फैट का क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट की बर्निंग। कई बारी क्या होता है, जो फैटी एसिड होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, तो ग्लिसरॉल तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और जी3पी में, फिर जी3पी सीधे क्रेब साइकिल में चला जाता है। फैटी एसिड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में आपको पता है डायरेक्टली क्रेब साइकिल में कंज्यूम होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर जी3पी में और फिर ऑम्लेज। प्रोटीन ब्रेक होता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड फिर एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर क्रेब साइकिल में। इसको हम लोग एम्फिबोलिक पाथवे कहते हैं। इस तरह से फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन। बोलो ये पाथवे समझ में आ गया? अब तो इजी Yes, होगा, sir. Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि आपके एनसीईआरटी में भी है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट रेस्पिरेशन। अब किसी को पूरे के पूरे प्लांट रेस्पिरेशन में कहीं पे कोई भी डाउट हो पूछिए। No, sir, no doubt. और ये पाथवे ड्रॉ करने के लिए भी आपको आ सकता है। बताएं भाई, सब लोग एकदम फ्री होकर के बताइए, फील फ्री टू आस्क मी, आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट महसूस हो रहा हो बताइए। No, आयुषी, sir. No. आयुषी, अर्पित, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? लीजा, Yes, sir. रोशनी, Yes, sir. सूरत, Yes, sir. ग्रेट। फिर भी आप एक बार पढ़िएगा, आपको कहीं पर भी कोई बात नई चीज समझ में आए तो पूछना, लेकिन आपको करना क्या है, अब देखो मैंने आपको दो मेजर चीजें पढ़ा दी जहां पे बच्चे अटकते हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल। बस एक 5 ही ऐसे साइकिल हैं जो आपको एक A4 शीट में ड्रॉ कर लेना है, समझ करके ड्रॉ कर लेना है। आप इसको पेस्ट कर लीजिए अपने जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर आप इसको पेस्ट कर लीजिए, और पेस्ट करने के बाद आप इसको फिर से रिवीजन कीजिए, जहां पर आपको नहीं समझ में आए आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट कर दी, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है हमारा चैप्टर? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कोई मतलब चैप्टर तो वैसे बड़ा है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसमें हमें जिन चीजों पे मेनली ध्यान देना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो वैसे ही आपके स्कूल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्कूल क्या बोले, मतलब इसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं नीट में भी। तो यहाँ पर मेन चीज है फाइटो हार्मोन्स, मतलब प्लांट हार्मोन की हम लोग बात करेंगे। तो प्लांट हार्मोन जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, है ना, ये पांचों हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ में यहाँ पे एक और चीज जो वर्नलाइजेशन क्या होता है, ये आपके स्कूल में पूछा जाता है, स्कूल के एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और फोटो पीरियड से क्वेश्चन आता है। और नीट में क्या पूछा जाता है, नीट में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट। तो कौन लॉन्ग डे प्लांट कौन है, शॉर्ट डे प्लांट कौन है, डे न्यूट्रल प्लांट कौन है, आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे। एक और चीज है, ऑक्सीजन और जिबरेलिन के एब्सिसिक एसिड भी, हालांकि डॉर्मिन के फंक्शन से पूछा गया, तो फाइटो हार्मोन से, यही वो मेन एरिया है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये वाला नया चैप्टर, तब तक आप इसको रेस्पिरेशन को कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, राइट। Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम बेटा।